हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगाई फ्रॉम रेमडिस इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे दो ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जहां पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगले 2 साल के लिए। तो यहाँ पे 200 से 300% के अपसाइड पोटेंशियल है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीजें, एक तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस करके बाई करोगे, मेरे कहने पे बाई और सेल नहीं करोगे। और दूसरी चीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एवरी वीक इंटरेस्टिंग 2 वीडियोस मैं जरूर लाता हूं। तो ये जो 2 स्टॉक्स आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये बेसिकली क्लासिक एग्जांपल है वैल्यू इन्वेस्टिंग के। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज जो बहुत सस्ती हो गई है, उसे सस्ते भाव में खरीदो और उसके बाद उसको एटलीस्ट उसके फेयर वैल्यू पे बेच दो। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज यूजुअली लार्ज कैप पे हमें बहुत ज्यादा मिलती नहीं है, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप में कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वैसे ही कुछ केस यहाँ पे हमने लाया है। लेकिन आपको एक चीज समझने की है कि यहाँ पे अगर आपको अपने सिटी में या अपने टाउन की सबसे प्राइम लोकेशन पे अगर प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि हर किसी को पता है कि वो प्राइम लोकेशन है, वहां की प्रॉपर्टी महंगी है। लेकिन थोड़े से आउटस्कर्ट में अगर प्रॉपर्टी जिसकी फेयर वैल्यू जितनी होती है उससे बहुत कम पे मिले तो वहां पे उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है। ऑब्वियसली वो जो प्राइम लोकेशन होती है उस तरह की वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करती। ठीक उसी तरीके से 2 शेयर्स जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, ये इनकी सेल्स ग्रोथ या आरओसी आरओई आप देखोगे तो उस लेवल के नहीं है जिस तरह की बहुत अमेजिंग स्टॉक्स होते हैं। और इसीलिए ये जो है बहुत महंगे वैल्यूएशन पे तो नहीं है, लेकिन फेयर वैल्यू पे भी नहीं है। तो इसलिए इसे हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। पहले स्टॉक की बात करूं तो महाराष्ट्र स्कूटर, तो ये बजाज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है जो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनीज को होल्ड करती है, उनके शेयर्स होल्ड करती है। और यहाँ पे हम वैल्यूएशन को भी थोड़ा समझेंगे किस तरह की होल्डिंग की वैल्यूएशन है। तो महाराष्ट्र स्कूटर जो है ये एक होल्डिंग कंपनी है, इसको हम समझेंगे भी। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि करंट प्राइस ये ऑलमोस्ट 4000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जबकि बुक वैल्यू के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज का होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो भी देखें तो 0.2 से नीचे है। तो इस तरह की अंडर वैल्यूड कंपनी है और इसको मैं थोड़ा सा बाकी होल्डिंग कंपनी से भी कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्यों इतना गैप है और कि क्या ये वाकई में इतना गैप जस्टिफाइड है। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो ये कम है, बट होल्डिंग कंपनीज को हमें कभी भी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे या इवन आरओसी आरओई देखोगे तो ये लोअर साइड पे है या बहुत कम है। बट ये अगर सही में 15 के ऊपर की आरओसी और आरओई होती है और अच्छी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ होती तो ये हमें कभी भी 0.2 या इवन 1 के प्राइस टू बुक रेशियो में नहीं मिलती, ये मोर देन 4 मोर देन 5 टाइम्स के प्राइस टू बुक रेशियो पे मिलती। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि तो इस तरह की होल्डिंग कंपनीज को हमें 2 चीजें देखनी चाहिए। एक तो अगर उसके फंडामेंटल्स एवरेज हैं, बहुत तगड़े नहीं है, तो वहां पे क्या इतनी सस्ती होनी चाहिए प्राइस टू बुक वैल्यू, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो थोड़ा सा महाराष्ट्र स्कूटर को समझें। तो यहाँ पे अगर मैं आपको महाराष्ट्र स्कूटर्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊं तो ये आपको काफी कुछ क्लियर कर देगी। आप देखो, इन्वेस्टमेंट से ऑलमोस्ट 93% रेवेन्यू आता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग जो इसका कोर बिजनेस है उससे मात्र 7% आता है फिस्कल ईयर 2021 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि महाराष्ट्र स्कूटर जो है पहले के टाइम पे ये एक 2 व्हीलर कंपनी थी जो बजाज सुपर और बजाज चेतक जैसे स्कूटर्स बनाती थी। बट 2006 के बाद ये सारे प्रोडक्ट्स इसने बंद कर दिए हैं और करेंटली ये मैन्युफैक्चरिंग जो करती है ये प्रेशर डाई, कास्टिंग डाइस, जिग्स और फिक्सचर्स बनाती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट इससे रेवेन्यू बहुत कम आती है, मात्र 7% आती है। और फिस्कल ईयर 2020 में भी अगर हम देखें तो 16% हुआ करता था, जहां से ये डिक्रीज हो गया है। तो ओवरऑल रेवेन्यू की डिपेंडेंस इनके कोर बिजनेस पे बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो इसे हमें एक प्योरली इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग कंपनी की तरह कंसीडर करनी चाहिए। तो अब ये होल्डिंग कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनीज में इसने किया है तो वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर मैं होल्डिंग कंपनी की बात करूं तो इसने इन्वेस्टमेंट बजाज फिनसर्व में भी किया है और बाकी कुछ और कंपनीज में भी किया है। तो इसको हम सर्च कर सकते हैं प्रमोटर्स में जाके। तो मैं बजाज फिनसर्व के प्रमोटर में गया तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्कूटर मिल गया और इसमें जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को मिल जाती है कि कौन सी कंपनी में इसने निवेश कर रखा है। तो बजाज ऑटो के 2.34% शेयर्स जो है महाराष्ट्र स्कूटर ओन करती है। बजाज फाइनेंस के जो है 3.14 शेयर्स जो है महाराष्ट्र स्कूटर्स ओन करती है। बजाज फिनसर्व के 2.34% शेयर्स जो है महाराष्ट्र स्कूटर्स ओन करती है और बजाज होल्डिंग के 3.04% शेयर्स होल्ड करती है। तो इस तरीके से ये जितने भी 4 कंपनीज है इनके शेयर्स होल्ड करती है। तो इसकी वैल्यूएशंस निकाले हम, तो जैसा मैंने कहा महाराष्ट्र स्कूटर में बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज होल्डिंग की ओनरशिप है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखें 2.3%, 3.14, 2.34, 3.04। इसको मैं करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बजाज ऑटो की है वो 98,000 करोड़ है और वहीं बजाज फाइनेंस की 4,62,000 है, बजाज फिनसर्व की 2,82,000 है और बजाज होल्डिंग 57,000 करोड़ की है। तो इसकी होल्डिंग वैल्यूज निकालता हूं मैं परसेंटेज वाइज और इसका टोटल सम करूं मैं तो ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का होता है। तो मार्केट कैप अगर हम करेंटली महाराष्ट्र स्कूटर का देखें तो मात्र 4,500 है। तो इस तरह का गैप है। आप देखो
जो कंपनीज के शेयर जो ओन करती है उसकी वैल्यू तो 25,000 करोड़ है और इसकी खुद की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मात्र 4,500 करोड़ है। तो इस तरह का वैल्यूएशन गैप जस्टिफाई बिल्कुल नहीं होता है। हालांकि इसमें आप ये बिल्कुल कह सकते हो कि आज के टाइम पे अगर महाराष्ट्र स्कूटर जो है अपने सारे शेयर्स बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व और होल्डिंग के मार्केट में अगर ऑफलोड करे तो क्या ये वाकई में करंट प्राइस पे शेयर सेल होंगे? तो बिल्कुल नहीं, आई एग्री टू दैट। लेकिन अगर आप इसकी 50% वैल्यूएशन भी मानो, क्योंकि होल्डिंग कंपनीज की यूजुअली जो वैल्यूएशन है ना वो अपने जो कंपनीज को ये होल्ड करती है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से एटलीस्ट 50% पे तो डेफिनेटली इसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4,500 से इसे कम 12,500 तक तो डेफिनेटली जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 270-280% के रिटर्न्स आ सकते हैं यहाँ पे। और वहीं में अगर करंट की जो होल्डिंग है इसकी डिवाइड बाय मार्केट कैप करूं तो ऑलमोस्ट 18% होता है। तो ये बहुत बड़ा गैप है और यही सेम चीज में प्राइस टू बुक रेशियो से दिखा रहा था। आप देखो मात्र 0.19 का प्राइस टू बुक रेशियो है। तो इस तरह के प्राइस टू बुक रेशियो सस्टेनेबल नहीं होते। और यहाँ पे एज अ होल्डिंग कंपनी को भी थोड़ा सा देखें हम तो एक तो डेट टू इक्विटी रेशियो देखो नेग्लिजिबल डेट है, आप देखो 0 डेट है। और वहीं अगर मैं पीएनएल में भी जाऊं तो नेट प्रॉफिट लगातार पॉजिटिव है। तो ये अच्छी साइन है जहां पे कंपनी की नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है और डेट बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह की कंपनीज जो है इस तरह की सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड बिल्कुल नहीं करते। हालांकि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, आरओसी, आरओई अच्छे नहीं है, इसीलिए ये सस्ते होने चाहिए। इसकी प्राइस टू बुक रेशियो जो है ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स बिल्कुल नहीं होगा, बट एटलीस्ट 0.2 का जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। 0.2 का प्राइस टू बुक रेशियो डेफिनेटली जस्टिफाइड नहीं है। ये मुझे लगता है कि एटलीस्ट 0.5 तक तो डेफिनेटली जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र स्कूटर से कम मार्केट कैप जो है वो 12,500 करोड़ होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रिपल होने की अपॉर्चुनिटी है। और यहीं पे मैं आपको कुछ और होल्डिंग कंपनीज की प्राइस टू बुक रेशियो भी दिखाऊं। चाहे बजाज फिनसर्व की बात करूं तो ये प्राइस टू बुक रेशियो 7.5 का ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगली कंपनी बजाज होल्डिंग जो अपने आप में एक होल्डिंग कंपनी है, जो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज की कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को भी होल्ड करती है, तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो भी 1.4 का है। और वहीं एल&टी फाइनेंस की बात करूं तो ये 1 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड करती है। और वहीं इक्विटास होल्डिंग की बात करूं तो ये इवन 1.25 के प्राइस टू बुक रेशियो पे होल्ड करती है। और वहीं एक और कंपनी है जेएम फाइनेंशियल, तो ये एक और होल्डिंग कंपनी, इसका भी अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट 1 के प्राइस टू बुक रेशियो पे होल्ड करती है। तो इस तरह की प्राइस टू बुक रेशियो होती है। यहाँ पे कम से कम भी हम 0.5 कंसिडर कर रहे हैं, यानी हाफ कंसिडर कर रहे हैं। तो वहां तक का तो डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल है। और वहीं आदित्य बिरला कैप की बात करूं तो ये 2 के ऊपर का प्राइस टू बुक रेशियो है। तो इस तरीके की प्राइस टू बुक रेशियो पे यूजुअली कंपनी ट्रेड करती है। अगली कंपनी की बात करूं तो जेएसडब्ल्यू होल्डिंग लिमिटेड। तो ये अगेन जेएसडब्ल्यू ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है जो जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील जैसी कंपनीज की स्टेक होल्ड करती है। और इसकी वैल्यूएशन के लिए मैं एक और चीज आपको बता दूं, तो जिस तरीके से स्टील की डिमांड आ रही है अक्रॉस वर्ल्ड, और वहीं चाइना की बात करें तो जो स्टील का नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था वो नेट इंपोर्टर है। तो इस तरीके की डिमांड है और क्रॉस वर्ल्ड की सप्लाई के लिए लगातार स्टील की इस तरह की डिमांड की वजह से लगातार स्टील के प्राइसेस भी राइज हो रहे हैं। तो ये जो चीज है ये आपको काफी कुछ बता देती है और इसीलिए जेएसडब्ल्यू होल्डिंग लिमिटेड जो है इसकी वैल्यूएशन हमें देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगली अंडर वैल्यूड कंपनी की बात करूं तो जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, तो ये एक और होल्डिंग कंपनी है। और यहाँ पे आप प्राइस टू बुक रेशियो देखो अगेन 0.25, ऑलमोस्ट 1/4 पे प्राइस टू बुक रेशियो पे ये ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो करंट प्राइस लगभग 4,100 के आसपास है, जबकि बुक वैल्यू कितनी बता रही है 16,400। इस तरह का गैप है। और यहाँ पे होल्डिंग की बात करें तो जिंदल स्टेनलेस हिसार, जिंदल स्टेनलेस, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू स्टील और नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह की कंपनीज में इनकी होल्डिंग है। और इसकी होल्डिंग्स की वैल्यूएशन निकालू मैं तो यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस हिसार का 0.2% मार्केट शेयर है। और वहीं जिंदल स्टेनलेस का 0.09, जिंदल स्टील का 0.36% मार्केट शेयर है। और जेएसडब्ल्यू स्टील का 7.5% शेयर होल्डिंग है। और वही नालवा सन्स की बात करें तो 0.49% शेयर होल्डिंग है। और इनकी मार्केट कैप की सबसे अगर मैं होल्डिंग वैल्यू निकालू 17 करोड़, 9 करोड़, 149 करोड़, 12,000 करोड़ एंड 4 करोड़। तो ये सारा का होल्डिंग का वैल्यू अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 12,300 करोड़ होता है। तो इस तरीके की टोटल होल्डिंग की वैल्यू। और वहीं करंट कंपनी की जेएसडब्ल्यू होल्डिंग की बात करें तो इसके मात्र 4,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस तरह का गैप है। अगेन इस तरह के गैप सस्टेनेबल नहीं होते। कम से कम इसे 6,200 के आसपास का तो वैल्यू होना ही चाहिए, मार्केट कैप होना चाहिए। और यहीं पे अगर मैं होल्डिंग वैल्यू बाय मार्केट कैप भी करूं तो ऑलमोस्ट 36%, 37% है, जो कि कम से कम मेरे हिसाब से 50 to 60% होना चाहिए। और ये तो तब है जब स्टील कंपनीज की अभी भी रैली बाकी है, जहां जिस तरीके का कैपेक्स लग रहा है और जिस तरह की डिमांड स्टील इंडस्ट्री में आ रही है और इसका मेजर होल्डिंग जेएसडब्ल्यू स्टील में है। तो यहाँ पे अमेजिंग रैली देखी जा सकती है इस कंपनी में। और तो अगेन जेएसडब्ल्यू होल्डिंग की बात करें तो इसमें कोई डेट नहीं है। और वहीं मैं अगर पीएनएल में जाऊं
तो आप देखो कंटिन्यूसली इसके नेट प्रॉफिट्स जो है पॉजिटिव रहे हैं थ्रू आउट लास्ट 10 ईयर्स, और ईपीएस भी जो है कंटिन्यूसली ग्रो किया है। और वहीं एक और चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो दिसंबर क्वार्टर में ये 61% से इंक्रीज होकर 66% हो गया है। तो प्रमोटर्स जो होते हैं उनको बिजनेस के बारे में सबसे अच्छा पता होता है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है इस तरीके से इंक्रीज होनी, इस तरह की कंपनीज में होल्डिंग कंपनी में इंक्रीज होना बहुत कुछ बता देता है। तो ये दो कंपनीज जो है ये मेरे हिसाब से 2 अंडर वैल्यूड कंपनीज है जो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो जैसा हमने देखा कि दोनों कंपनी में होल्डिंग की वैल्यूएशन के हिसाब से भी एक अंडर वैल्यूएशन है, और दूसरी चीज कि अगले 2 साल में अगर इसके प्राइस राइज भी होते हैं तो पैरेलली जो इनकी होल्डिंग कंपनी है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो या जेएसडब्ल्यू स्टील हो, इस तरह की कंपनीज की जब प्राइसेस राइज होगी तो फर्दर होल्डिंग की इटसेल्फ जो है फर्दर वैल्यूज राइज होती है। तो इस तरीके से एक डीप अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और एग्जाम्पल के तौर पर मोतीलाल ओसवाल में भी मैंने मई 2021 में इस तरह की अपॉर्चुनिटी खोजी थी जहां पे शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 650 का ट्रेड कर रहा था, और करेंटली हम देखें तो ऑलमोस्ट 940 हो गया, ऑलमोस्ट 50% के ऊपर रिटर्न्स दिए हैं। तो ये जो मोतीलाल ओसवाल का एग्जांपल दिया मैंने, ये एग्जांपल दिखाने का मेन पर्पस ये है कि लॉजिकली अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, चाहे वो 1-2 साल के लिए हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, दोनों जगह मोटे पैसे बनते हैं। मेन इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है आपकी लॉजिकल होनी चाहिए, चाहे वो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग हो, फंडामेंटल बेस्ड इन्वेस्टिंग हो या इस तरह की वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, हर तरीके से आप अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो। मेन है कि आप लॉजिकली सोचो और चीजों को कनेक्ट कर पाओ। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।